नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। दिल्ली के चुनावी दंगल में वादों की झड़ी है और बहार भी। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस, हर दल ने वोट जुटाने के लिए वादों की पोटली खोल दी है, या यूं कहिए कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी। गुरुवार को कांग्रेस ने दिल्ली में बड़े वादे किए। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर फ्री राशन के साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया, तो आज शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे जारी किया और चुनावी दंगल में फ्री की रेवड़ियां देने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिया। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी मंचों से चुनावों में फ्री की रेवड़ियां देने पर सवाल उठाते रहे हैं और इसे देश की नींव कमजोर करने वाला बताते रहे हैं। कई रिपोर्ट्स, रिजर्व बैंक हो चाहे स्टेट बैंक हो, जो तमाम आर्थिक जो मंच हैं, वो बार बार इस बात को आगाह कर रहे हैं कि ज़्यादा अगर राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद रेवड़ियां बांटेंगे तो आर्थिक स्थिति खराब होगी। कुछ विश्लेषक तो श्रीलंका और बांग्लादेश से भी तुलना करने लगे हैं। लेकिन सत्ता की जंग क्या ही न करा दे, दिल्ली में अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी भी दी है। कांग्रेस ने महंगाई का जिक्र करते हुए यह गारंटी दी और कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो अपनी 5 गारंटियां पूरी करेगी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस 2015 और 2020 के दिल्ली के चुनाव में 0 पर सिमट गई थी, यानी एक भी विधायक उसका जीत नहीं पाया। और यही हाल लोकसभा के चुनाव में भी इस बार भी हुआ और पिछले बार भी हुआ। कांग्रेस आखिरी बार 2013 के दिल्ली चुनाव में कुछ हासिल किया था, उसके बाद से लगातार वो 3 बार से हार ही रही है। 8 सीटों पर उसे पिछले 13 में जीत मिली थी। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। दिल्ली में नई सरकार चुनने के लिए वोट 5 फरवरी को पड़ेंगे, फरवरी को माफ कीजिएगा, मतगणना होगी। ऐसे में सभी सियासी दलों में रेवड़ियों का दंगल शुरू है। वो बात अलग है कि दिल्ली झुग्गी झोपड़ियों का वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक यहाँ दिल्ली में बेहद निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है। लेकिन फ्री की रेवड़ियों के दंगल ने दिल्ली के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है और अगर कहा जाए, जिसे जन सरोकारी पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं और रेवड़ियों वाली पॉलिटिक्स कह सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल इसके चैंपियन हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज दिल्ली के लिए संकल्प पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के सुरक्षा मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत
वह भी दिया जाए कि 5 तारीख को आपका फैसला आएगा, हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे। उसको भी हम बताना चाहते हैं कि इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं, फ्रॉड हुआ है, और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी कि योजनाएं जो जारी रहेंगी वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगी, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं वह जेल के अंदर होंगे, इसकी भी हम सुनिश्चितता करेंगे। नड्डा जी ने धमकाया भी है कि हमारी सरकार अगर आई तो जो मोहल्ला क्लिनिकों में टेस्ट के नाम पर जो बीमारियों का टेस्ट हो उसमें घोटाला हुआ है 300 करोड़ का, घोटाला करने वाले जेल जाएंगे। लेकिन नड्डा ने क्या जो महिला समृद्धि योजना, नाम भले यहाँ महिला समृद्धि योजना है लेकिन ये लाडली बहना ही है जो मध्य प्रदेश से चली महाराष्ट्र फतेह करते हुए, क्या दिल्ली में लाडली बहना योजना दूसरे स्वरूप में ही महिला समृद्धि योजना, लेकिन क्या ये सत्ता में वापसी करा सकती है? ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल ने कहा कि भाई आपने हमारी कॉपी कर ली, नया क्या है? जनता ये पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है, और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है भाई आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे, आपके पास दिल्ली का क्या विजन है, आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों के पास। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर वो, हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण किसी मतलब इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए, कोई विजन ही नहीं है, कोई नियत ही नहीं है। मोदी जी सामने आके बोलें कि मेरी अप्रूवल है इसके ऊपर, मोदी जी की अप्रूवल नहीं है, इसीलिए मोदी जी नहीं बोल रहे, जेपी नड्डा जी सामने आके बोल रहे। जेपी नड्डा जी की तो चलती नहीं भारतीय जनता पार्टी में, चलती तो मोदी जी की है। तो मोदी जी आके बताएं कि वो इन फ्री की रेवड़ियों से सहमत है। 2-3 लाइन बोलते हैं मोदी जी कि अब मुझे लगता है कि केजरीवाल सही था, फ्री की रेवड़ियां सही हैं, फ्री की रेवड़ियां बंटनी चाहिए लोगों में, फ्री की रेवड़ियां भगवान का प्रसाद है, और केजरीवाल जो कहता था ठीक था। फिर एक एक करके कह दें केजरीवाल ये दे रहा है मैं भी ये दूंगा, केजरीवाल फ्री की बिजली दे रहा है मैं भी दूंगा, केजरीवाल फ्री का पानी दे रहा है, और फिर फोन उठा के गुजरात के सीएम को बोल दे भाई कल तक लागू कर देना, लागू हो जाएगी, हमारा चुनाव ही खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम के एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 नहीं, 100 बार कम से कम उनके भाषण हमें मिलेंगे जब उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। केजरीवाल ने संकल्प पत्र के बहाने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी घेर लिया और कह रहे हैं कि भाई वो तो पूरे देश में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ियाँ खराब हैं। अब नड्डा जी कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ अच्छी हैं, फ्री की रेवड़ियाँ अच्छी हैं। वो कह रहे हैं नड्डा जी की चलती वलती नहीं बीजेपी में। जनता के दिमाग में उन्होंने डालने की कोशिश की कि नड्डा की बीजेपी में चलती नहीं है, इनके भरोसे मत रहना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो फ्री की रेवड़ी चाहते नहीं। और केजरीवाल ने चुनौती भी दी कि अगर प्रधानमंत्री सहमत हैं
तो दिल्ली की जनसभाओं वो कहें कि हम सहमत हैं, सहमत हैं, सहमत हैं, और पहले जो कुछ कहा था वो गलत था, गलत था, गलत था। चुनाव बड़ा दिलचस्प है। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी कुछ कह रहे हैं। दीदी योजना के 2500 रुपए है। जीवन रक्षा योजना 25 लाख का इलाज जीवन रक्षा योजना के तहत कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को एक गारंटी दी। महंगाई मुक्ति योजना, इसमें एक नया मॉडल है। राशन में जो मिलता है वो आप सबको मालूम है, लेकिन इसमें जो जरूरत की आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, वो तेल है, नमक है, वो सब इसमें शामिल है। 1500 रुपए का 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर खाने का तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय, और इसके साथ सिलेंडर 500 रुपए। ये एक संवेदनशील पार्टी ही ऐसी बात कर सकती है। हम लोग जब बचपन में बहुत छोटे, जाहिर सी बात बचपन में छोटे ही होंगे, छोटे थे तो गाँव में तब साल में एक बार मेला लगता था। तो उस मेले में जाते थे तो घुसते ही जैसे घुसते थे तो वो दुकानदार कहता था हर माल 1 रुपया, हर माल 1 रुपया, हर माल 1 रुपया। हर माल 1 रुपया दिल्ली का जो चुनावी बाजार है सजा हुआ, बाजार ही कहेंगे। अब ये तो करें 1 रुपया लेंगे भी नहीं हम, हर माल 1 रुपया नहीं, हम मुफ्त में देंगे। कोई दीदी सम्मान 2500 रुपया, महिला समृद्धि योजना 2500 रुपया। यानी कि सारे दलों ने महिला वोटरों को टारगेट किया है। क्योंकि बीजेपी के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है सफलता का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो दिल्ली को भी वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो दिल्ली में भी क्या उनकी जो लाडली बहना मध्य प्रदेश से चली वो क्या दिल्ली में सत्ता दिलाएगी। कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया, और कांग्रेस पार्टी कह रही कि ना नमक, तेल, मिर्च, चाय सब कुछ हम देंगे, सिलेंडर तो हम दे ही रहे हैं 500 रुपया का। और बीजेपी ने कहा कि भाई सिलेंडर में हम 500 रुपया छूट देंगे। अब केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि भैया जब आप लोगों को हमारे ही कॉपी करनी है तो जनता केजरीवाल को ही बनाए रखे ना, फिर आपको क्यों चुने। तो ये एक दिलचस्प दंगल हो गया है। और आज इसीलिए मंथन में ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, रेवड़ियों का दंगल। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली से जुगल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आम आदमी पार्टी के युवा प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रखर श्रीवास्तव बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मनीष जी आज कुछ पीत वस्त्र धारण किए हैं, मुझे लगता है कहीं तीर्थाटन से आ रहे हैं मनीष जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में संजय सिंह जुड़ेंगे चुनाव विश्लेषक के तौर पर एडीआर से। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली के चुनाव में रेवड़ियों का बाजार लगा है। मनीष शर्मा। मनीष शर्मा, दिल्ली के चुनाव में रेवड़ियों का बाजार लगा है भाई, रेवड़ियां बट रही हैं, धुआंधार होड़ लगी हुई है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल की योजनाएं लागू करनी तो केजरीवाल क्या बुरा है भाई। जी, मैं इसमें इसको ये जो अभी दौर चल रहा है इसमें बहुत चौंकाने वाली बातें नहीं है। आप इसको इस रूप में देखना शुरू करिए कि भारत में इस समय 45 साल बाद कोई बेरोजगारी का जो दौर है, वैसे 45 साल बाद बेरोजगारी, खुद संसद में इस बात को स्वीकार किया गया है। और 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे जिंदा है, वो बहुत गर्व की बात नहीं, बहुत शर्म की बात है। महंगाई आज आप देख रहे हैं कि जिस लेवल पे चली गई है, आप ऐसी महंगाई इतिहास में शायद आपको कभी मिली हो। तो जो अभी आप समझ लीजिए कि इस देश में 80% लोग हैं जिनकी प्रतिदिन की आय जो है 20 रुपए 30 रुपए से इस तरह का हमारे सामने स्थिति है। वैश्विक रिकॉर्ड में जो भूखमरी का रिकॉर्ड है, निरक्षर शिक्षा का जो रिकॉर्ड है,
महिलाओं की जो स्थिति है उन सब में हम 100 के पार हैं। तो हम लोग को इस बात को समझना चाहिए कि एक एक कह लीजिए कि बेरोजगार देश आपके सामने खड़ा है, जो भूख से लड़ रहा है, शिक्षा से लड़ रहा है, अपने कह लीजिए कि वो अस्तित्व रक्षा में लगा हुआ है। और ये स्थितियां जो है, जो रोजगार विहीन विकास का मॉडल है, जो नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो मुनाफा तो इकट्ठा करवाती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती है जी, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी पिछले 20 सालों से 25 सालों से वो अपने चरम स्थिति में आ गई। तो हमारे सामने क्या है, मैं देख रहा हूं कि अगर आप दिल्ली के चुनाव को देखें तो पक्ष हो, विपक्ष हो या तीसरा पक्ष हो, इस पॉलिसी के मसले पर तो कोई विपक्ष नहीं है ना। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो नई आर्थिक नीति है, जो बेरोजगारी पैदा करती है, भुखमरी पैदा करती है, अरबपति पैदा करती है, एक तरफ दरिद्रता पैदा करती है, तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को या तो बदले कोई, या तो कोई ऐसी पॉलिटिकल फोर्स हो जो इस इकोनॉमिक पॉलिसी को बदलने का साहस करे, उस दिशा में बढ़े। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में धीरे धीरे इस पॉलिसी के ऊपर जो है एक एकता बनती जा रही है। हर एक इसमें जहां देखेंगे पक्ष ही दिखेगा, इसमें कहीं आपको विपक्ष नहीं दिखेगा। और इसलिए आप देखेंगे कि दिल्ली का चुनाव आते आते, ये शुरू बहुत दिनों से है, लेकिन दिल्ली का चुनाव आते आते बड़ी अजीब मंजर है। मैंने आपके सामने जो है तीनों पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वहां पे जो सामने हैं, वो जिसको आप रेवड़ी कह रहे हैं, हम रेवड़ी उसको नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कि वो बेसिकली इस दौर में जनता जितना संकट में है तो उसको आप रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टियों की, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की जिम्मेदार है उसके लिए, उनको उस दिशा में ले जाने का। तो उनको लगता है कि जो कुछ भी मिल जाए, बहुत कुछ तो नहीं मिलना है। मनीष जी, हम नहीं कह रहे हैं, केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं, देने वाला खुद कह रहा है रेवड़ी है भाई। जी जी, तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि अब जो लड़ाई कहां चली गई है। अब केजरीवाल जी चाहे जितना बीजेपी को बोले, कांग्रेस चाहे जितना किसी को बोले, ये तो इसमें तीनों एक ही धारा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस मामले में तो कोई वैचारिक एकता, इस मामले में तो पक्ष विपक्ष की वैचारिक एकता बन गई। अब आप इसको भी समझिए कि मोदी जी, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है ये बात कि हम उसको बंद नहीं करेंगे जो पहले से चल रहा, जो केजरीवाल जी चला रहे हैं उसको हम बंद नहीं करेंगे। देखिए दिल्ली में एक इस तरह की स्थिति थी कि एक दिमाग जनता के दिमाग में था कि दिल्ली में जो ही केजरीवाल की सरकार जाएगी ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये एक बहुत डिबेट दिल्ली में था। तो अब बीजेपी ने आश्वासन भी दे दिया कि भैया हम ये बंद नहीं करेंगे, हम इसको भ्रष्टाचार रहित करेंगे, हम इसको करप्शन वो करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि देखिए हमने कर्नाटक में लागू किया है, हमने तेलंगाना में लागू किया, हमने हिमाचल में लागू किया। केजरीवाल अगर कहते हैं कि हम दिल्ली में लागू कर रहे हैं तो बीजेपी भी कह रही है कि हमने मध्य प्रदेश में लागू किया है, कांग्रेस भी कह रही है कि हमने कर्नाटका में लागू किया, बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता यहां कर रहे हैं, कर्नाटका के शिव कुमार जो है वो आकर के दिल्ली में वो कर रहे हैं। तो यहां तो अब ये बात तो माइनस हो गई। माने अब जो ये जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के मसले पर अब केजरीवाल के सामने एक संकट आ गया। ये संकट ये आ गया कि वहां बीजेपी भी वही कर रही है, आरएसएस भी वही कर रही है, और कोई नई बात आपके पास नहीं है, कोई नई बात आपके पास नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये चुनाव अब वैचारिक दिशा में बढ़ने जा रहा है। ये जो योजनाएं हैं, योजनाएं बराबर योजनाएं, ये तो खत्म, इस पे अब बहुत बात होनी बंद हो जाएगी। बेसिकली जो है ये राजनीति, अब ये चुनाव अब वैचारिक दिशा ग्रहण कर रहा है। विचार के मोर्चे पे राजनीति में आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि किसकी कहां से एंट्री हो रही है। तो उसमें जब मैं देखता हूं कि विचार के मोर्चे पर बीजेपी और केजरीवाल के बीच में बहुत लड़ाई नहीं है, बल्कि कोई थोड़ा ज्यादा बोलता है उस मसले पर और कोई कम बोलता है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा अपर हैंड ले सकती है। तो फिर आप देखेंगे यहां पे कि फिर एक दूसरे विचार के लिए एक जगह जहां थोड़ी बनती हुई दिखती है। मैं फिर देख रहा हूं कि कांग्रेस के लिए एक स्पेस बनता हुआ दिल्ली में, केजरीवाल जी के लिए संकट बढ़ता हुआ दिल्ली में, बीजेपी के लिए कुछ गेन होता हुआ बीजेपी में दिल्ली में, ये मैं देख पा रहा हूं। ठीक बात है। खेमचंद शर्मा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा, केजरीवाल ने कहा कि भाई हमारी गारंटी और चुनाव आप लड़ रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां तो भगवान का प्रसाद है। जब केजरीवाल की ही कॉपी करके जनता को मिल रही है तो फिर केजरीवाल क्या बुरा है भाई? खेमचंद नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आदरणीय केजरीवाल जी और हमारे में बहुत बड़ा फर्क है। बोलते हैं
करते नहीं, फिर और बड़ा वायदा करते हैं, फिर और बड़ा वायदा करते हैं, फिर नए वायदे लाते हैं, फिर नए शगुफे फेंकते हैं। लगातार वो वही कर रहे हैं। यमुना जी पे शगुफा फेंका, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने एजुकेशन पे शगुफा फेंका, लेकिन अभी 40,000 पोजीशन स्कूलों में खाली पड़ी हैं। उन्होंने बोला फ्री पानी देंगे, अच्छा पानी देंगे, क्वालिटी पानी देंगे। हालत ये है कि 80,000 करोड़ के घाटे में जल बोर्ड है, और कहीं भी जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है या झुग्गी झोंपड़ियां हैं, वहां पे नई पाइपलाइन नहीं डली है। क्वालिटी ऑफ वाटर गिरा है और पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी गिरा है। और अप्रैल मई जून में तो हाहाकार मच जाता है, खरीद के पानी पीना पड़ता है, गंदा पानी पीना पड़ता है। और तो और जो बेसिक नीड है कि बारिश होती है तो उसका पानी निकलना चाहिए, प्रॉपर्ली निकलना चाहिए, तो वो सिस्टम भी नहीं बना। उस सिस्टम को भी रिप्लेस नहीं किया, बेटर नहीं किया, और उसकी वजह से घरों में पानी भरता है, डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, और बहुत सारे बच्चे इवन करंट लग के मर गए जी। क्योंकि तार भी खुले हुए पड़े हुए हैं, पानी है। तो ये स्थिति, आपदा की स्थिति केजरीवाल जी ने दिल्ली में पैदा की। अब वो कहते हैं कि मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ। आपने कोई प्लान नहीं किया। एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे में डाल दिया, दूसरे से निकाल के तीसरे में डाल दिया। हुआ क्या कि जितने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिल्ली में होनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए थे, जिसमें एजुकेशन के नए कॉलेज बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बनने चाहिए थी, स्कूल्स बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फंड्स की इधर उधर से एक जादूगरी करी, और उसमें हजारों करोड़ का फंड निकाल के प्रचार प्रसार करके उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन समय के साथ वो सब चीजें एक्सपोज हो गई। उनके जो ब्लंडर, उनके कमीशन और उनकी जो किकबैक्स हैं वो भी सामने आ गए। जो शराब घोटाले के माध्यम से जो कमरा 5 लाख का कमरा बनता है, वो 35 लाख का 30 लाख का कमरा बनाया, उसके माध्यम से वो चीजें बाहर आ गई। तो अब उनका जो कट्टर बेईमान चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया। पहले वो कट्टर ईमानदार चेहरा अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे, अभी वो ना, आप देखेंगे वो कहते हैं अब ईमानदार करके या कट्टर ईमानदार करके वो शब्द अपने पीछे में यूज नहीं करते, अवॉइड करते हैं। दूसरा, जो उन्होंने वायदे किए थे उनपे रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी वो अवॉइड करते हैं। वो अभी बात कर रहे हैं न्यू प्रोमिसेज पे, महिलाओं को पैसा देना, पुजारियों को पैसा देना, ग्रंथियों को पैसा देना, ऑटो वालों के बच्चों को पैसा देना। वो अभी बात कर रहे हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट जो रहते हैं उनको मतलब बॉय स्टूडेंट को भी बस फ्री होनी चाहिए। और वो बात कर रहे हैं कि भाई जो मेट्रो है, मेट्रो में भी कम से कम 50% कंसेशन होना चाहिए। अब होना चाहिए, मतलब ऐसा बात कर रहे हैं कि वो विपक्ष में है, वो डिमांड कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट में नहीं है। तो लोग पूछ रहे हैं जहां भी वो जाते हैं कि भाई आपको किसने रोका था? आप दिल्ली के स्टूडेंट का दर्द समझते हैं तो उनको तो क्या दिक्कत है? जैसे आपने पिंक स्लिप डीटीसी में शुरू किया, ऐसी कोई स्लिप उसमें भी, मेट्रो में भी शुरू कर दो, और उसका पेमेंट आप दो, लोगों को ना देना पड़े। किसने आपको रोका? लेकिन आप सिर्फ प्रपोज करते हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं। हमारी जो योजना है वो डिफरेंट है। हम पहले प्लान करते हैं, रोड मैप बनाते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। आपने देखा हुआ हर घर सूर्य घर योजना, जो सोलर के माध्यम से हमारे बिजली के बिल को जीरो करेगी, फ्री करेगी, इवन हमें अपॉर्चुनिटी देगी पैसा कमाने की, वो 1 करोड़ परिवारों के लिए। तो उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन पहले से ऑलरेडी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लास्ट बजट में किया, और उसी की वजह से लगभग 8 लाख परिवारों ने ऑलरेडी वो प्लांट लगवा लिए हैं, और बहुत तेजी से लोग लगवा रहे हैं, और आगे ये 1 करोड़ परिवारों को ट्रांसफॉर्म करेगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। तो हम उसमें दिल्ली को भी इंक्लूड करेंगे। फिर दूसरा, ऑडिट नहीं करा पाए 10 साल में, तो इन्होंने कहा था कि सब्सिडी के माध्यम से हम दिल्ली वालों की बिजली सस्ती नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था हम ऑडिट करवा के जो घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, जो उसमें बीच में गैप है, उस गैप को हटा के हम लोग सस्ती करेंगे। लेकिन हुआ क्या? सब्सिडी देके। तो सब्सिडी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ खर्चा होना चाहिए था वहां खर्चा करने की वजह वो सब्सिडी यहाँ पे इन्होंने बिजली की डिस्कॉम कंपनियों को दे दी, और वहां से भी कमीशन खोरी की। तो हमने क्या कहा है कि जितनी भी योजनाओं में प्रॉब्लम नहीं होती जी, प्रॉब्लम होती है एग्जीक्यूट करने वाले में, उसकी नीयत में और उसकी नीति में। तो हम कह रहे हैं कि जो योजनाएं इन्होंने शुरू की हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम उसमें से करप्शन को हटा देंगे, हम उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ा देंगे। अगर वही मॉडल, की बात वही मॉडल खेमचंद शर्मा, वही केजरीवाल का मॉडल, खेमचंद शर्मा वही केजरीवाल का मॉडल। क्योंकि जब उन्होंने भी यही कहा था, केजरीवाल ने भी यही कहा था कि भाई सब्सिडी हम नहीं देंगे, जो घपला है, जो भ्रष्टाचार है बिजली में, पानी में, उस भ्रष्टाचार को अगर खत्म कर देंगे तो चीजें अपने आप काबू में आ जाएंगी, वो जनता के रीच में पहुंच जाएंगी। वही वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो क्या ये केजरीवाल मॉडल नहीं हुआ? सवाल बनता है। एक ब्रेक ले रहा हूं।
ब्रेक से आ गए हैं। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई केजरीवाल की ही अगर योजनाएं चलानी है दिल्ली में तो फिर केजरीवाल क्यों बुरे? केजरीवाल ही ठीक हैं। केजरीवाल इस बात को खुद कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव मौजूद हैं हमारे साथ में। प्रखर, अब जिस रेवड़ियों को प्रधानमंत्री कहते हैं कि इससे देश की जड़ें कमज़ोर होंगी, केजरीवाल जी एलानिया कहते हैं कि भाई ये प्रसाद है भगवान का। और पिछली दफ़ा या उससे पहले के चुनाव में वो फ्री बीज को लेकर इतना मुखर नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंतिम सहारा उनका यही है। और अभी खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उन्होंने सवाल उठाए कि जो बातें आप कहते थे ऑडिट कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, वो सारे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो तो आपने कराया नहीं। गांव में कहते हैं कि ये धान, ये कोठी के धान हुए कोठी, हुए कोठी के धान हुए कोठी, और आप इसका पैसा उसमें, उसका पैसा उसमें, अपनी राजनीति चमकाते रहे आप लोग। प्रखर श्रीवास्तव। दुर्गेन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। दुर्गेन जी, एक गर्व की अनुभूति होती है। हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, उसका गर्व से सीना चौड़ा और हो जाता है कि जो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल, हमारे राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं, सो हमने वो बदल के रख दी। दुर्गेन जी, मैं बहुत ढूंढ कर ये लाया हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी, जो माननीय अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली की देश, हमारा विजन है मुफ्त की रेवड़ी, उस पर उन्होंने क्या छीटाकशी करी थी, मैं चाहता हूं कि 20 सेकंड आपके दर्शक जरूर सुने। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। ये थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दुर्गेश जी, कुछ वक्त पहले पानी पी पी कर मुफ्त की रेवड़ी के लिए गालियां दे रहे थे, डांट रहे थे, चीख रहे थे कि गलत है, ये देश के लिए गलत है। और आज माननीय अरविंद केजरीवाल ने विवश कर दिया दुर्गेन जी कि उनको भी कहा, उन्होंने क्या कहा कि वो जो दिल्ली में लाभकारी योजनाएं हैं वो लागू रहेंगी। आज हमने उनको अपने ट्रैक पर लेकर आ गए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। जैसे नेताओं को दुर्गेन जी जब मुफ्त इलाज मिल सकता है, मुफ्त बिजली मिल सकती है, मुफ्त पानी मिल सकता है, मुफ्त रहना मिल सकता है, तो आम आदमी पार्टी हमारे टैक्स पेयर को क्यों नहीं, हमारे जैसे आप जैसे व्यक्ति को क्यों नहीं मिल सकता है? तो देखिए दुर्गेन जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर हमारे खेमचंद जी मौजूद है, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पे किसी प्रकार का कोई दरअसल नहीं है। दिल्ली की जनता यह भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लागू कर पाती तो 22 राज्यों में दुर्गेन जी इनकी सरकारें हैं, 22 राज्यों में इनकी सरकार है। किसी एक राज्य में लागू करके दिखा देते जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने लागू करके दिया है। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करके दी है, हमने स्कूल की व्यवस्था का स्तर बढ़ा के अच्छा दिया है, हमने अच्छे स्कूल बनाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, हमने मुफ्त टेस्ट करवाए, हमने मुफ्त इलाज दिया है, हमने मुफ्त पानी दिया है। आप एक चीज सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मुफ्त टेस्ट में तो नड्डा जी ने आज खोल दिया कि घोटाला किया आप लोगों ने, 300 करोड़ का घोटाला किया। नड्डा जी ने कहा कि मुफ्त टेस्ट के नाम पर 300 करोड़ हजम कर गए आप लोग। मैं आ रहा हूं खेमचंद, आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में मैं अब आपको बताता हूं उन्होंने दिल्ली में करा क्या। उन्होंने हमारे जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जो ताकत होती है वो छीन के एलजी साहब को देने का काम करा। हमारे खिलाफ वो तीन कानून लेकर आए, जिसमें एक विधायक के पास जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो अधिकार होता है वो भी छीन लिया। हमारे पास एक एंटी एजेंसी हुआ करती थी, वो छीनने का काम कर दिया भारतीय। और दुर्गेन जी, सबसे बड़ी बात, हमारे टॉप लीडर चीफ मिनिस्टर से देख लीजिए, और आप किसी को भी, हमें सारे विधायकों को इन्होंने जेल भेजने का काम करा, वो भी 1 साल नहीं 2-2 साल की यात्राएं देने का काम करा। किसी तरीके से दुर्गेन जी
कोई हर वो प्रयास करे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, निस्ते नाबूद हो जाए, मगर ये बहुत गलत फहमी में थे। आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी थी। ये लोग बार बार भूल जाते हैं, हम लोग आंदोलन की कोख से जन्म ली हुई पार्टी है। हम लोग इनकी यात्राओं से क्या टूटेंगे क्या दुर्गेश जी, आप बताइए मुझे। और रही बात मैं फिर बताना चाह रहा हूं, इस बार दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है दुर्गेश जी, मैं आपको आश्वासित कर रहा हूं आपके चैनल। सरकार आपकी है, सुपड़ा उनका कैसे साफ होगा? वो तो सरकार में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार आपकी है, बीजेपी करे, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कह रहा हूं ना कि पिछली बार चुनाव लड़े थे तो 3 विधायक आए थे, फिर 7 विधायक हुए। इस बार ये 1-2 विधायक के लिए भी तरस जाएंगे, मैं कह तो रहा हूं आपसे। जिस तरीके से इन्होंने, दिल्ली की जनता ने सब देखा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी को नाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यातनाएं दी है आम आदमी पार्टी को, वो दिल्ली की जनता इनको याद दिलाएगी। ठीक है प्रखर श्रीवास्तव। जुगल किशोर जी को चर्चा में शामिल करते हैं। जुगल किशोर जी, भाई केजरीवाल कह तो ठीक ही रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी कॉपी उन्हीं का कर रही है। अगर फिर भी जो मुफ्त की रेवड़ियाँ लेनी है तो वो केजरीवाल से लेंगे, फिर कांग्रेस पार्टी से क्यों लेंगे, भारतीय जनता पार्टी से क्यों लेंगे? जुगल किशोर जी नमस्कार। साथियों, मैं आपको बताता चाहता हूं दुर्गन जी कि ये सब जो केजरीवाल जी ने करना शुरू किया है वो कांग्रेस की ही देन है। अच्छा। क्योंकि 1978 में कांग्रेस ने 45 कॉलोनी बचाई दिल्ली के लिए। दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनी बसाने का काम किसका था जी? स्वर्गीय हमारी इंदिरा गांधी जी का। तो फ्री में क्या पैसे लेके दिल्ली में कॉलोनी बसाई थी? मैं दूसरी बात एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ रहती है, गरीबों के हित की बात करती है। इनके 2020 के मैनिफेस्टो आप देखिए, जो बीजेपी बोलती है वही केजरीवाल जी बोलते हैं, वही केजरीवाल जी बोलते हैं वही बीजेपी बोलती है। इन दोनों की नूरा कुश्ती में एक चीज का ध्यान रखिए कि जनता पिस रही है, कांग्रेस इसकी आवाज उठाती है। तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस को कोई जानता ही नहीं है, तब की कांग्रेस ने 70 साल राज करके यहां तक कांग्रेस बना के लाई देश को। कांग्रेस की नीतियों पे चल के केजरीवाल जी और बीजेपी काम कर रहे हैं। आप देखिए, हमेशा कांग्रेस को नेहरू की बात करते हैं, कांग्रेस को दोष देते हैं मंथन में। ये बताइए आप 2020 के मैनिफेस्टो में देखिए, इनको केजरीवाल जी ने कहा था कि जी यमुना के रिवर को ही हम साइड को विकास कार्य में कराएंगे। क्या वो कराया क्या? आज तक कराया क्या? राजधानी को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे हम। क्या राजधानी वर्ल्ड क्लास बनी क्या दिल्ली की? सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर 1 करोड़ रुपए देंगे हम। क्या आज तक किसी कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए दिया क्या? दूसरा, नए सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, तब कि पुराने कर्मचारी दिल्ली में खत्म हो चुके हैं, कूड़े का ढेर लग रहा है। आज ये बात करते हैं सफाई की व्यवस्था की, इन्होंने बात करी थी गाजीपुर के ढेर हटाने की। 2022 के चुनाव में आपने एमसीडी में देखा, उन्होंने शोर मचा के रख दिया था केजरीवाल जी ने। आज वहां पे जब भी अगर छोटी सी भी आग लग जाए तो उसका पोल्यूशन ही खत्म नहीं होता है जी। तो आप ये दिल्ली की बात करते हैं, फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं, मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हैं? शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते। केजरीवाल जी हमेशा झुग्गी झोपड़ी हटाने की बात करें। 2020 में बीजेपी का नारा था और केजरीवाल जी का नारा था कि हम जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। क्या आज तक केजरीवाल जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान दिया क्या? आप बताइए, इसमें पूछिए इनसे कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम करा जो 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर दिल्ली में लोगों को सुविधा मिली हो। बिजली पानी की बात करते हैं, बिजली पानी के अंदर आप बताइए 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट में 201 यूनिट फ्री आ जाती है तो 200 का भी चार्ज लग जाता है। उसके बावजूद कमर्शियल वाले जो दुकानदार हैं उनके पास उससे डबल तिबल रेट लगाकर ये यूनिट दे रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद आपने इसके देखा होगा बिजली के अंदर कम से कम 10 तरह के इन्होंने सरचार्ज लगा रखे हैं। एक भी मुद्दा इनका ऐसा है और इस चीज पे इनको बताना चाहिए कि दिल्ली की जनता जो है इस बार धोखे में नहीं आएगी। आप 2100 की बात करते हो तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये 2500 रुपए की बात करी है। और प्यारी दीदी योजना के अंदर महिलाओं को जो है ये देखिए सालाना बीजेपी ने 2500 कर दिया, बीजेपी ने 2500 कर दिया। जुगल किशोर जी, बीजेपी ने 2500 कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, पहले कांग्रेस ने करा कि आम आदमी की उन्होंने फर्जीवाड़ा करा क्योंकि ये सरकार में है। अच्छा, आप क्यों सरकार में आने के सपने बुन रहे हैं?
पिछले पिछले 2 चुनावों में तो आपका सुपड़ा साहब था, आपके पास 0 विधायक था, तो 0 से कैसे हीरो बन जाओगे भाई जुगल किशोर? नहीं, जीरो से हीरो, ये जीरो से ही तो आए थे 2013 में, कैसे हीरो बने? हम भी तो ऐसे नहीं, हम सत्ता में ये राजनीति बदलने आए थे, राजनीति बदलने आए थे, जनता को लगा कि राजनीति बदल देंगे। 98 में हम जीरो थे, जब सत्ता में आए हम, जब 15 साल काम करा हमने, और 15 साल के अंदर जनता ने हमें मेंटेन दिया। उसके बावजूद केजरीवाल जी ने झूठ की रेवड़ी बांटकर, झूठ के लोगों का पुलंदा बनाकर, ये लोगों को बहका के बरगलाकर, जिस क्षेत्र में केजरीवाल जी रहे, जहां से आंदोलन शुरू करा, आज तक उसमें देखिए मुड़ के नहीं देखा उन्होंने सुंदर नगरी की तरफ। आप एक बार पूछे केजरीवाल जी से, जो कहते हैं मैं दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा, इतनी गंद नगरी बना के रख रखी है, आप उसको जाके एक बार विजिट करके देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रखर कुछ कह रहा था, 5 सेकंड केवल, फिर मैं महेंद्र सिंह के पास जाऊंगा। प्रखर और शर्मा जी 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड ईमानदारी से। मैंने जुगल किशोर जी की बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जहां झुग्गी वहां मकान, ये हमारा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है भाई, ठीक है, 5 सेकंड, ज्यादा नहीं भाई, समय नहीं, फिर गलत बात हुआ है। आप थोड़ा सा और सुनिए, आपने 1652 कॉलोनी को रेगुलाइज करने की बात भी करी थी उस टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, बोलिए भाई, 5 सेकंड जल्दी से, आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। जुगल किशोर जी, ठीक है, ओके। क्या कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिक के कहते रहे कि 2 करोड़ नौकरियां हर सालाना हम उनको देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, किसानों की आय 3 गुना करेंगे। बात करता हूं जो केजरीवाल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब अब आप जो काम नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री की बातों को आड़ लेंगे क्या प्रखर श्रीवास्तव? अब उसी पे जाएंगे कि नहीं भाई, मैं नहीं कर पाया हूं, प्रधानमंत्री ने कर पाया, मैं भी नहीं करूंगा। बताना चाहता हूं जिस तरीके से हमने तो करा भी, हमने किसी राजनेता के अंदर साहस नहीं होती, उन्होंने ऑन कैमरा बोला कि हमने यमुना की सफाई करने में सफल रहे, और इसमें कोई भी हम स्पष्टीकरण नहीं ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रखर शर्मा जी 5 सेकंड केवल, जल्दी से। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कहा वो किया। 5,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं और हम देंगे, 3,000 के आसपास ऑलरेडी बन रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या दिया? तो वो 25 से 30,000 घर गरीबों के लिए बने हुए थे, वो भी एलोकेट नहीं किए, वो खंडर बना दिए, खराब कर दिए, वेस्ट हो गए, दिए नहीं, एलोकेट नहीं किए। हम वर्ल्ड क्लास अच्छे बढ़िया ठीक है, ठीक है, ठीक है शर्मा जी। अब महेंद्र सिंह को चर्चा में शामिल करते हैं। ओके, थैंक यू, बने रहिए शर्मा जी आप। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। इस बीच चुनाव विश्लेषक के तौर पर संजय सिंह ADR से संबंध है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। संजय सिंह के पास जाएंगे, लेकिन पहले महेंद्र सिंह से बात कर लेते हैं। काफ़ी देर से वो चर्चा को सुन रहे हैं महेंद्र सिंह। अब इस बात को लेकर रेवड़ियों का दंगल मचा हुआ है, लेकिन मनीष शर्मा ने कहा कि अब चीजें रेवड़ियों से ऊपर निकल चुकी हैं। ये लड़ाई क्या वैचारिक बनती दिख रही है महेंद्र सिंह? जी बिल्कुल, ये लड़ाई दरअसल विचार तो खैर अभी कहीं परिपक्व नहीं हुए हैं राजनीतिक पार्टियों में। अभी तो फेज रेवड़ियों का ही है, मतलब अभी तो लालच वाला ही फेज है। भविष्य में हो सकता है कि ये इस पे ज्यादा मंथन हो और पॉलिसी के तौर पर ये चीजों को लाया जाए, जैसा कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर के लिए काम करना है। लेकिन अभी ये वेलफेयर की कैटेगरी में मैं नहीं मानता हूं इनको। मनरेगा जैसी योजनाओं को वेलफेयर की कैटेगरी में मानता हूं। मनीष शर्मा का कहना यह है कि जो ये दिल्ली की लड़ाई रेवड़ी सबने बांट दी है या वादा कर दिया है, तो ये दिल्ली की लड़ाई रेवड़ियों से ऊपर वैचारिक एंगल पर जा चुकी है, मतलब वैचारिक आधार पर लोग वोटिंग होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक, वो ठीक कह रहे हैं, वो थोड़े आगे की बात कह रहे हैं मनीष जी की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चल रही है और उसमें ये मजबूरी है कि वो देना है, और क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो भूखे मर जाएंगे लोग। वो तमाम कंसर्न है, निश्चित तौर पर वो कंसर्न है, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत खराब है और अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें तो हमारी और ज्यादा खराब स्थिति है। बेरोजगारी की भी स्थिति खराब है, GDP की भी स्थिति खराब है। तो सबसे शायद खराब फेज है इस गवर्नमेंट का इस समय। मैं आगे की बात ये कह रहा था कि अभी तमाम स्टेट्स में आप देखोगे, चाहे तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर, हरियाणा, महाराष्ट्र, सब जगह ये कल्चर चल रहा है। तमिलनाडु बहुत पहले से चल रहा है, कोई टेलीविजन देता था, कोई कुछ देता था, कोई कुछ देता था, जयललिता के समय में भी ये तमाम स्टेट्स में चल रहा है। तो ये सीधे एक तरीके से कहा जाए कि मतदाता को आप एक तरीके से ब्राइब करते हैं और उसको फिर आप वोट लेते हैं।
मतदाता की मजबूरी ये है, उसका ब्राइब होना उसकी मजबूरी है। वो चैतन्य तौर पे नहीं लेता है, उसकी मजबूरी है, उसके पास घर खर्च के लिए, उसके पास तमाम चीजों के लिए है नहीं। तो अब जो सिलेंडर की बात आई कि 500 कोई सब्सिडी देगा, कोई 500 में देगा, ये भाई पहले ही आप 500 से 1000 रुपए में क्यों ले गए उस प्राइस को? 500 रुपए 450 रुपए सब्सिडी के साथ मिल ही रहा था, पहले भी मिल रहा था, पहले भी सब्सिडी चल रही थी, लेकिन वो उसका नाम सब्सिडी था। अभी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उनके थोड़े नाम बदले जा रहे हैं। अभी जैसे स्कूलों की शिक्षा है, आपको याद हो, हम आप सब सरकारी स्कूलों में पढ़े और फ्री में पढ़े हैं, 1 रुपए पे फीस लगती थी, ठीक है, 10 वो पैसे वेलफेयर 5 के पैसे तहत लगते थे। हाँ, वो वेलफेयर के तहत। उसके बाद वो स्कूली सिस्टम कोलैप्स हो गया राजनीतिक पार्टियों, नेताओं और माफियाओं के चक्कर में, और उसके बाद अब सरकारी स्कूल खराब स्थिति में हो गए। तो मैं ये केजरीवाल सरकार की एक बात की मैं दाद दूंगा कि शिक्षा को वो मेन स्ट्रीम में ले आए, फोकस में ले आए, कि शिक्षा, सरकारी शिक्षा, अच्छे स्कूल होने चाहिए। वो एक उन्होंने दिल्ली में चर्चा शुरू हुई पूरे देश में। हाँ, और उस पर चर्चा शुरू हो गई, कम से कम उस पर अब तमाम जगहों पे बात होने लगी कि नहीं, सरकारी स्कूल ही अच्छे हैं और सरकारी स्कूलों पे इस तरीके से फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि आईआईटी, मेडिकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हो रही हैं, इन पर भी बात होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो बीजेपी अभी यहाँ चुनाव लड़ रही है, नया कुछ नहीं दिया। केजरीवाल के आरोप बिल्कुल सही है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप कर रहे हो, तो नया क्या है? नया हो सकता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दिल्ली में हो सकती थी और ज्यादा, 2 हैं और ज्यादा, वो कह देते कि 2 और बनाएंगे, और तमाम चीजें, रोजगार की बात कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिल्ली वालों के बच्चे कम पढ़ते हैं भाई, वो बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनको वोट कहाँ मिलेगा? प्रॉब्लम तो ये है। पूर्वांचल के वोट यहाँ बहुत हैं, इसी तरीके से हरियाणा के यहाँ पर वोट हैं, इसी तरीके से तमाम देशों, उड़ीसा के यहाँ पर बहुत वोट हैं। तो लोग आते हैं, मतदान करते हैं और यहाँ रहते भी हैं। तो उसी को देख करके कर देना चाहिए कि हम सेंटर में हैं, चलिए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देते हैं यहाँ पर, और ज्यादा सेंटर में है तो हम चलिए रोजगार के लिए यहाँ व्यवस्था और कर देते हैं, क्योंकि पूरे देश के लोग आ रहे हैं। क्योंकि आप डिसेंट्रलाइज कर ही नहीं पाए दिल्ली को, आप शहरों को डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाए, तो आप शहर में ही आदमी आएगा, शहर में आएगा तो आपको रोजगार की बात, सेंटर को रोजगार की बात करनी चाहिए थी, जो कि ये कर सकते थे, वो बात नहीं की। बात वही घिसी पिटी आई कि आप 2100 दे रहे हो तो हम 2500 देंगे, वो कह रहे हैं कि हम सिलेंडर इतने का देंगे, वो कोई कह रहा है कि हम झुग्गियां। अब तमाम पार्टियां, पिछली बार दोनों पार्टियों ने कहा था कि झुग्गी जहां है वही बना के देंगे। ये संभव है क्या? बहुत सारी जगह ये संभव ही नहीं है। जो झुग्गियां जहां होती हैं, तमाम ऐसी जगहों पे होती हैं, वहां बना थोड़ी सकते हैं, मास्टर प्लान में ही नहीं है वहां, तो आप बेवकूफ बनाते हो झुग्गी वालों को, ठीक है। तमाम दिल्ली मैंने विजिट किया, दिल्ली के अंदर इतना झुग्गियां हैं, हर इलाके में झुग्गियां हैं, हर इलाके में झुग्गियां हैं, ठीक है। वो मजबूरी है, क्योंकि आपने लेबर कॉलोनीज बनाई नहीं। तो लेबर कॉलोनीज, अगर आप ये प्रॉमिस कर देते कि हम लेबर कॉलोनीज बनाएंगे, नहीं बनाए, नहीं दे पाए आप। अब आप कहाँ देते हैं झुग्गी? आप देते हैं रोहिणी में जाकर के और मुंडका में देते हैं। अब मुंडका से कोई लक्ष्मीनगर काम करने आएगा क्या? मुंडका से कोई कनॉट प्लेस काम करने, नेहरू प्लेस काम करने आएगा क्या? तो पॉलिसीज के तौर पर किसी के पास कोई पॉलिसीज नहीं है। दुर्गेश जी, मेरा मानना है कि वेलफेयर स्टेट के तौर पर आगे ये बढ़ेगा। अभी रेवड़ियां हैं, फ्रीबीज हैं, लेकिन ये वेलफेयर स्टेट के तौर पे बढ़ेगा। और 3-4 चीजें अब पॉलिटिकल पार्टियों को करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के तौर पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं सड़कों पे ना आ जाए आदमी, कहीं बेरोजगार सड़कों पे ना आ जाए, रिवोल्ट ना कर दे, इसके लिए उनका पेट भरना जरूरी है। और इसलिए कहेंगे भाई बिजली का पैसा हम आपसे नहीं लेंगे, पानी का पैसा मुझे लगता है राजनीतिक दल इसको भाप रहे हैं महेंद्र सिंह, मुझे लगता है राजनीतिक दल भाप रहे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दल आगे होते हैं, राजनीतिक दल भाप चुके ऐसी स्थितियों को, उनके पास रिपोर्ट चुके हैं कि हमारे खिलाफ रिवोल्ट ना हो, सड़कों पे लोग ना आए, इसलिए उनको शांत रखो, पहले तो उनका पेट भरो। तो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है, वो अभी देखिए एक अटल इसकी ये आई है, एक खाना खिलाने की योजना, शायद अभी बीजेपी ने शुरू किया है, 5 रुपए अटल कैंटीन योजना, 5 रुपए में पेट भर खाना सभी झुग्गियों में, अटल कैंटीन बनेगी सभी झुग्गियों में, 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। ये किस चीज की कोशिश है? ये वही तो कोशिश है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के उलट कोशिश है जो होती है कि अर्थव्यवस्था किसी भी देश की चलाने के लिए वह तो रुपए छाप लीजिए, सबको दे दीजिए, लेकिन एक श्रम का मूल्य रखा गया और श्रम के मूल्य के आधार पर वो सारी चीजें तय होती है, जिससे कि हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन ये अर्थव्यवस्था की उलट है चीजें कि आप पहले उनका पेट भर दोगे, काम ही नहीं करेगा कोई, क्यों काम करेगा?
जब आप 5 रुपए में भरपेट दे रहे हैं और 2500 रुपए अलग से दे रहे हैं, हर घर में 50% महिलाएं जोड़ लीजिए तो काम करने की जरूरत ही नहीं पूरे परिवार को। 5 रुपए में भी खाना खाएंगे और राशन जो मिल रहा है वो भी मिल ही रहा है, उसको राशन को दुकानों में बेचा जाएगा जिसमें कि जानवरों के लिए वो बनता है उसका दाना। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो ये एज ए पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं ये लोग। ये सोच रहे हैं अपनी सत्ता कैसे बची रहे। ठीक आने बात वाले है। समय में मान ठीक रहा हूं बात कि 10 साल में, नियर फ्यूचर में इस तरीके की पॉलिसी आएंगी कि वेलफेयर स्टेट के तौर पर आ जाएगा कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए, इसी तरीके से हेल्थ का सभी के लिए, तो जिससे कि कोई बाद में फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, तो ये इस तरीके ये जो सबसे पहले करना चाहिए, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ, विदेशों में है तो वो उसके बजाय बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हो रही। मुझे लगता है मैं तो इस मंच से इस बात की मांग करूंगा ये सरकारों से कि एजुकेशन और हेल्थ को फ्री करें सबके लिए। बिल्कुल, मैं बहुत समय से इस बात को कहता हूं कि भाई आप हेल्थ, किसी को इलाज के बिना मर जाए ये आपके देश के लिए शर्मनाक है। तो सबके लिए हेल्थ, सबके है। लिए शिक्षा। अगर आप अपनी पॉपुलेशन को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो इससे मतलब खराब चीज कुछ नहीं हो सकती। तो आप फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सिस्टम ये जरूर दें। और उसके अलावा पीने का पानी बिल्कुल बेसिक चीज है, ये इसके पैसे मत लीजिए आप। तो ये सारे देश भर में लागू एज ए पॉलिसी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड कर ले, भले ही स्टेट सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी स्टेट सब्जेक्ट हैं सेंट्रल पॉलिसी बनाती है, ऐसा तो है नहीं, सब मिलके पॉलिसी बना लें कि ये चीजें वेलफेयर स्टेट के तौर पर, वेलफेयर स्कीम के तौर पर ठीक है। रहेंगी, तो ये ठीक है महेंद्र बहस ही सिंह, खत्म हो जाएगी फ्री ठीक है। की। थैंक यू महेंद्र सिंह, आप बने रहिए लगातार। जुगल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी में, फिर मैं संजय सिंह को लूंगा। जुगल किशोर जी बोलिए। सर मैं कहना चाह रहा हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात करिए, भाई साहब ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट निकाला, बहुत बढ़िया बात है, बहुत मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसकी विजन जो सोच है वो कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने शिक्षा और स्वास्थ्य के देखते हुए हमेशा संस्थान बनाए, आईआईटी सारी चीजें बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए। इन दो सरकारों ने इन 10 साल में इनमें से कोई कार्य नहीं किया। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं। ठीक बात है। संजय सिंह को लाया जाए स्क्रीन पर। संजय सिंह चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर से संजय सिंह का संबंध है। संजय सिंह अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा ये सवाल है संजय सिंह कि अब रेवड़ियां अब तो बहुत खुलकर बातें होने लगी हैं। अब तो वो भगवान का प्रसाद कह दिया केजरीवाल ने कि भाई भगवान का प्रसाद है ये। पहले नहीं थे इस तरह की खुलकर लोग बोलते थे, उसको वेलफेयर की बात करते थे, जन सरोकारी योजनाएं बताते थे। अब करें भगवान का प्रसाद है, बांटो और खाओ। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। आज एडीआर ने आपको याद देखा होगा आप कि दिल्ली चुनाव की रिपोर्ट हमने जारी करी है और वहाँ का जो विवरण है वो पूरा जनता के सामने। देश का दिल है और सबसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग माना जाता है कि वहाँ रहते हैं और सबसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वहाँ भी वही काम हो रहा है जो गांव देहात में वोट लेने के लिए किया गया। ये लालच की जो परंपरा है और ये परंपरा इतने ज्यादा जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हों और इतनी सारी बड़ी सब लोग रह रहे हों और देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते सभी ये माने जाते हैं कि सभी जाति और वर्ग धर्म के सारे लोग वहाँ पे हैं। और उस बीच में अगर किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह से अपने वोट मांगने के लिए लालच देना पड़े तो ये कहीं ना कहीं, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि हम सब निरंतर राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली चंदा और इस सब को लेके आज हाल के दिनों में मैंने 2 रिपोर्टें एडीआर में जारी करी हैं और उसमें ये दृश्य लाए हैं, ना तो वहाँ क्राइम कम हुआ है, न करोड़पतियों की संख्या कम हुई है। आखिरकार ये देश कहाँ जाएगा और किस तरफ जाएगा, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। जहाँ हम बात कर रहे थे दवाई, पढ़ाई, ये बहुत ही बुनियादी सवाल थे जिनको हमें करना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह पे लोगों को अब परमानेंट रोजगार चाहिए। इस देश में ये भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ कंट्री है और यूथ कंट्री में जिस तरह से रोजगार का हालत है, आप यकीन मानिएगा कि लोग 10,000 की नौकरी के लिए किस तरह से, हमने आपके महत्वपूर्ण चैनल में अपनी बात रखी थी कि लोग कितनी पैरवी कर रहे हैं, डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, दिल्ली में नशा कितना बढ़ गया और नशा बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे कि लोग किस तरह से आत्महत्या और सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हम आखिरकार किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिएगा कि 2, 4, 10 साल, 15 साल हम अगर इस पा के जो भी दर हैं ऐसे अगर सत्ता में रह भी लेंगे
पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हमारे सामने इतना बड़ा चुनौती है, अमेरिका में आग लगने के कारण इतना बड़ा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश तबाह होने की तरफ रहा, पूरा शहर जल गया। तो ये आखिरकार हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमको दूसरे मुद्दों की तरफ, हम इतनी बड़ी आबादी को लेके गवर्नेंस के आधार पर जा सकते हैं। हम ये सब बांट के चुनाव जीतना ही अगर लक्ष्य है तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये आने वाले दिनों में अगर गवर्नेंस को लेके सरकारों ने काम नहीं किया तो निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि सिविल वार शुरू होंगे। माफ करिएगा, मैं बहुत कड़ी बात कह रहा हूँ। निश्चित तौर से मुझे तो दिख रहा है कि अगर चुनाव नहीं बदले और इसी तरह से भ्रष्टाचार और ये सब बढ़ता रहा तो आखिरकार हम कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम जागरूक लोगों से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा इस समय जिसको कहा जाए कि अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कि कृपया करके अपनी चीजों को अपने कम से कम जो मूल्य हैं उन मूल्यों के आधार पर सही और गलत के बीच में सही बात कहने का काम तो करते रहें ताकि ये देश और लोकतंत्र चलता रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात संजय सिंह ने कही। संजय सिंह, छोटा सा और सवाल और छोटा सा जवाब कि महिलाओं को लेकर बड़ी कवायद, कोई 2100 रुपया, कोई 2500 रुपया, कोई 2500 रुपया, तो क्या ये लाडली बहना से जो सफलता मिली है उस सफलता का चस्का लग गया है राजनीतिक दलों को कि एक आधी आबादी को अपनी तरफ करो पैसे देकर? ये सभी प्रतीकों और मॉडलों पे चलता है। तो ये लाडली बहना मध्य प्रदेश में सफल हुआ तो पूरे देश भर के लिए एक मॉडल हो गया। और ये माना जाता है कि महिलाएं, क्योंकि मैंने इस पे एक अध्ययन किया है, आज समय नहीं है, कभी आप जोड़ेंगे तो मैं इस पे आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह इस रुपये के कारण महिलाओं के ऊपर हिंसा बढ़ी है मध्य प्रदेश में। मैंने एक अध्ययन करा है। तो मैं इतना बस कह सकता हूँ कि ये मानते हैं कि महिला एक ऐसा वर्ग है कि जो लालच में जल्दी आ जाता है और इकट्ठा वोट देता है और जो चुनाव जीतने हारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए सभी ने लाडली बहना का नाम बदल के और उसी मॉडल को रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय सिंह, बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि अब वक्त बिल्कुल बहुत थोड़ा सा बचा है और कार्यक्रम समापन की ओर है, तो एक बहुत जल्दी में 20 सेकंड 10 सेकंड में मैं बात करूंगा। खेमचंद शर्मा, ये रेवड़ियों के बजाय गवर्नेंस पर बात क्यों नहीं होती? सीधे एनवायरनमेंट पर बात क्यों नहीं होती? हेल्थ और एजुकेशन पर बात क्यों नहीं होती? उसी पर चुनाव पूरा फोकस क्यों नहीं रहता? बहुत जल्दी से और छोटी छोटी टिप्पणी। सर, आपने बिल्कुल सही कहा और हमने गवर्नेंस की बात की। हमने कहा है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं हम उसमें गवर्नेंस लाएंगे, करप्शन हटाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाएंगे। तो हम उसमें गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। और दूसरी, जब हम कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, तो अभी भी केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें ये करने नहीं दिया, वो करने नहीं दिया। तो दिल्ली वाले पूछ रहे हैं जब ये करने नहीं दिया, वो करने नहीं दिया, तो आने वाले समय में अगर हमने आपको मौका दे दिया फिर आप एक्सक्यूज दोगे, तो एक्सक्यूज देने वाले व्यक्ति को क्यों चूज किया जाए? ठीक बात है, डबल इंजन सरकार को किया जाए और उसमें वो हमें रिस्पॉन्सिबल भी तय कर सकते हैं। ठीक बात है। प्रखर श्रीवास्तव, जनता अब एक्सक्यूज ही देंगे तो भैया नरेंद्र मोदी तो बदलने जा नहीं रहे हैं, तो आप फिर वो एक्सक्यूज दोगे तो आपको क्यों चुने भाई? यहाँ पे एक्सक्यूज की बात इसलिए बार बार दुर्गेश जी बार बार उठ रही है ना, क्योंकि अरविंद जी ने कहा कि हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए, इसकी कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। इस पे प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल नहीं करेगा कि उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम देंगे, कोई बात नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी से पूछेगा, भाजपा से कोई नहीं पूछ सकता 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, तो उनसे कोई नहीं बात पूछेगा कि फसल के दाम वो 2 गुना करेंगे। देखिए ये सब मैं आपको फिर दिल्ली में तो किसान बहुत कम है, फसलों का दाम वहां कहां आएगा आसपास? वहां तो सीधे कोर जो दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी बनाया जाए अच्छी सी, जिसको लोग देखें, वो काम करना था आपको। बिल्कुल, हमने दुर्गेश जी इसमें करा भी। अगर डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी आती है, उसको अगर स्कूल देखना होता है, प्रधानमंत्री पर एक भी स्कूल नहीं था दिखाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, केजरीवाल का स्कूल दिखाया। और मैं आपको बहुत बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमारा आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो 25% जो बजट का अपना है वो शिक्षा पे खर्चा करती है। ठीक है, थैंक यू जुगल किशोर, एक छोटा सा कमेंट। ओके, ठीक है प्रखर, ओके जुगल किशोर, छोटा सा कमेंट जल्दी से। मैं केजरीवाल जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 में जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो जन लोकपाल के लिए बहुत चिल्लाए थे पूरे दिल्ली में। ये निर्भया कांड हुआ था उस टाइम और जन लोकपाल की इन्होंने दुहाई दी थी, अन्ना हजारे जी ने भी दी थी। आज तक उस जन लोकपाल के इनके मुंह सिले हुए एक लफ्ज नहीं बोल पाए दिल्ली के अंदर। एक युवा को इन्होंने जो बोला था कि 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, क्या झूठ की रेवड़ी में बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ रही है? क्या धर्म को भी नहीं छोड़ रहे? ठीक है, थैंक यू। जनता जवाब पूछेगी। महेंद्र सिंह वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जन लोकपाल कहां चला गया? कुल मिला के केजरीवाल घिर रहे हैं पुराने मुद्दों को लेकर, क्या ऐसा मानते हैं आप महेंद्र सिंह?
जो इन्होंने बोला हम तो वही बातें बोल रहे हैं। जल लोकपाल दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा था। 2013 में अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था रामलीला ग्राउंड में, क्या हम जल लोकपाल लाएंगे, स्वराज ठीक लाएंगे, है, कहाँ है वो स्वराज? ठीक है, ठीक है, जनता पूछेगी कहाँ है स्वराज। महेंद्र सिंह। हाँ जी, महेंद्र सिंह जी बिल्कुल, जनता तो पूछ ही रही है। मैं एक आखिरी टिप्पणी कि जिस देश में जनता ज्यादा गरीब रहती है, गरीब बना के रखी जाती, वहां के नेताओं की जेबें ज्यादा भरी होती हैं। तो ये भी एक सच्चाई है, और इसीलिए ये सब फ्री बीज और ये सब तमाम चीजें कि इकोनॉमी को ध्वस्त करो, जनता के हाल को बेहाल करो और अपनी जेबें भरते रहो। मनीष शर्मा, अंतिम टिप्पणी बहुत छोटी सी। नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा था कि बात अब तो एक ही तरह की सारी योजनाओं का है, तो कौन ज्यादा भरोसा दिला पाएगा दिल्ली की जनता को, ये सवाल अभी बाकी है। और सबने अपना थोड़ा थोड़ा विश्वास खोया है, वो तीनों ही दल अपना विश्वास उनका थोड़ा संकट में है। तो ये देखना बाकी है कि ये विधानसभा चुनाव में जनता किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करती है। दूसरी बात मैं बस एक कहते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि 2024 के बाद जनता ने बहस को बदला है थोड़ा, और केवल कुछ राशन पॉलिटिक्स और केवल कुछ इस तरह की जिसको आप कह रहे हैं कुछ योजनाओं को देख करके आप जनता को बहुत दूर तक नहीं अपने साथ रख सकते हैं, और उसका खामियाजा अभी 2024 में भाजपा को भुगतना पड़ा है। तो दिल्ली में भी पार्टियों को तैयार रहना चाहिए। जनता अपना मूड बदल रही है, उसका तेवर बदल रहा है, वैचारिक प्रश्नों की तरफ बढ़ रही है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मनीष शर्मा, जुगल किशोर, खेमचंद शर्मा, प्रखर श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह, संजय सिंह, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस बार 5 किलो राशन की चर्चा नहीं कर रही बीजेपी। दिल्ली में राशन दे रही है लेकिन कर नहीं रही। इसी तरीके से क्या ये नैरेटिव बदलेगा? क्या जनता केवल जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं इस पर वोट करेगी, या ये चुनाव कुछ वैचारिक करवट ले रहा है? ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।